डायरेक्ट स्पिरिट से आता है। जो कॉन्फ्रेंस कॉल था उसमें मैनेजमेंट कह रहा है डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ डिलीवर करेंगे। कंजम्पशन Q1 में बहुत स्ट्रांग था। बियर एज अ कैटेगरी बहुत स्ट्रांग कमबैक कर, इनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं बियर एज अ कैटेगरी बहुत स्ट्रांग कमबैक, इसलिए यूबीएल रखिएगा रेडार पे। और इन्होंने एक दारू लॉन्च करी है मई में, इसका नाम है गोदावन। कितना मिला इनको इस बोतल से? एक 90,000 रुपए पर बॉटल पे बेची। ये कहानी है आज। अच्छा, आईपीएल के रेवेन्यूज की आपने बात करी, 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है मेंस आईपीएल से। हाँ, विमेन्स आईपीएल से 90 करोड़ का इस बार लॉस हुआ है, और वो ये बात हुई थी कि आईपीएल के रेवेन्यूज इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। 300 करोड़ रुपए आए मेंस के, ठीक है, नेट आए 210 करोड़। हाँ तो ठीक है, नंबर फिर उसका मतलब अच्छा है, कमेंट्री अच्छी है। कमेंट्री तो अच्छी है, ऑपरेशनली स्ट्रांग था। ये कहानी थी। अच्छा, यूके के साथ एफटीए की डील अगर हमारी हो जाती है तो अगर ड्यूटी 150 से रिड्यूस करके 100% कर दी गई तो बोतलें 5% सस्ती। ड्यूटी अगर 150 से 50% कर दी तो बोतलें 12 से 15% का इंपैक्ट सस्ती। तो यूके के एफटीए डील पे नजर रखिएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज दोनों रेडार। गोदावन GODAWAN है क्या? GODAWAN राजस्थान का एक ग्रेट इंडियन बर्ड है वो, एक्चुअली उसके नाम पर है मेरे ख्याल से। 90,000 रुपए की बोतल है। गाँव से नहीं, बर्थडे पार्टी कब है? वो तो हो गई ना, लेकिन चढ़ती तो उतनी है ना। अब जरा सारे काम की बातें कर रहे हैं, ये भी काम की बात थी, लेकिन बड़े नतीजे समझ लिए जाए, थ्रेड पे डिस्कस कर लिया जाए। नतीजों पे जा रहा हूं, चार्ट्स पे बहती साहब आप रेडी रखना। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैं सबको बता रहा हूं, अदरवाइज सब तैयारी करते हैं, पता नहीं किससे पूछ लूं, इसलिए पहले से बता रहा हूं। बहती साहब चार्ट रेडी रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज भाई साहब कैसे नंबर्स रहे फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों को आपको जब आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो आपको रेवेन्यू 4-4.5% कमज़ोर दिखेगा और प्रॉफिट भी लगभग ऐसा ही। जब आप साल दर साल कंपेयर करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर का नंबर बहुत हाई था। वो उसका कारण था कि युद्ध चल रहा था तो प्राइसेस हाई थे, और क्रूड प्राइसेस भी अगर आप पिछले एक साल में देखें तो करीब 30% घटा। तो जब क्रूड प्राइसेस गिरते हैं तो क्रैक्स नीचे आ जाते हैं, तो वो असर दिखा। लेकिन जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस था उसमें नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़िया निकल के आए। तो ये जो वीकनेस थी ये सबसाइड होती हुई दिखी है। तो जैसे रिटेल में अगर आप देखेंगे तो 19-20% की ग्रोथ है, 69,000 करोड़ की रेवेन्यू क्लॉक की। अगर इसको आप 4 से गुणा कर दें हर क्वार्टर के हिसाब से तो 2,80,000 करोड़, मतलब आप सोचिए कि 2.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है केवल इसका। और ऑपरेटिंग नंबर्स भी बहुत बढ़िया है, 33% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। 20,000 करोड़ का एबिटा कंपनी क्लॉक करती ईयर वाइज। तो ये तो रिटेल की थी, और इसमें इंटरेस्टिंग बात थी कि ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिला है। जितनी एग्जिस्टिंग इनकी शॉप्स हैं, जो आजियो है, उन सबका इन्होंने अच्छे से यूज़ किया है। डिजिटल सर्विसेज जिसमें जियो प्लेटफॉर्म भी शामिल होता है, उसमें 12% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 32,000 करोड़ की, और एबिटा में वहाँ पे 17% की ग्रोथ है, करीब 14,000 करोड़ का। तो ये नंबर भी बहुत सॉलिड निकल के आया। सब्सक्राइबर बेस अब लगभग 45 करोड़ हो चुका है, 44 करोड़ 85 लाख, और 180 रुपये से ऊपर का आरपू हो गया है। तो ये दोनों जो कंज्यूमर, अब देखिए ये कंपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। जितना कंज्यूमर बिजनेस है तूफानी तेजी उसमें आई है। जो ऑयल एंड केमिकल है, O2C जिसको हम करें, वो इसलिए वीक आया क्योंकि वो एक्सेप्शनली वीक हाई क्वार्टर था। प्लस ध्यान रखिएगा, जब भी क्रूड नीचे आएगा तो क्रैक्स के दाम गिरेंगे और उसका नुकसान होगा। लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे तो चाहे पेट्रोकेम की डिमांड हो, चाहे डोमेस्टिक पेट्रोल डीजल की डिमांड हो, सब में 5 से 7% की ग्रोथ दिख रही है। तो नेक्स्ट क्वार्टर आपको फिर नॉर्मलाइज बेसिस पे बेटर होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 9 रुपये का डिविडेंड भी दिया है इन्होंने। बीच में पॉज था, अब डिविडेंड आ गया इस बार। हाँ, अभी 9 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी है। तो नंबर टोटालिटी में आप देखें बहुत अच्छा, और चूंकि वो कंपनी निकल गई है अब, तो वो एक और कंज्यूमर बिजनेस हो सकता है आपको थर्ड क्वार्टर से दिखे अलग से। 2750 से लेकर फिर दिखाया था प्लेट्स में 3,000 प्लस के 3,040 तक के लक्ष्य वो क्रोनोलॉजिकली लगा दिया ऑर्डर में। ये है टारगेट जो कि जिसके ओवरवेट और बाय के कॉल्स आते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। भाई साहब सॉरी आपसे कह तो दिया, लेकिन उसमें वो एडजस्टमेंट इवन आउट हुआ है आपकी प्लेट में? मुश्किल होगा क्योंकि वो अभी डिमर्जर हुआ है। चार्ट्स पे छोड़ दूं क्या? आशीष जी, इवन आउट हो चुका है और हमें लगता है कि बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पर आ चुका है रिलायंस। अगर आज कोई डिप मिलती है तो जरूर खरीदारी की जोन पे चला जाएगा। 2500 जो है, प्लस अगर मैं जियो फाइनेंशियल्स का ऐड भी कर लूं
तो एक बहुत अच्छा जोन बन जाता है ऐड पोजीशन ऐड करने के लिए। हमें लगता है कि इसमें 2500 के पास कभी भी ये स्टॉक मिलता है तो वापस इसमें ऐड करें। 2480 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लगता है कि इसमें 2600 तक के टारगेट जल्दी देखने मिल सकते हैं। भाई साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये नतीजे और ये स्टॉक पे बातचीत ध्यान रखिएगा। इस चैनल सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व और प्रबंधन, ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोई ट्रेड, कोई इन्वेस्टमेंट करने का मन हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बातचीत कर लीजिएगा। मैं भूल भी जाऊं कभी बोलना, डॉक्टर साहब प्लेट हमेशा चलाते हैं, ध्यान रखिएगा उस प्लेट पे। यही वो डिस्क्लोजर है, डिस्क्लेमर है। अच्छा, ये तो आरएल के नंबर जिस पर रिएक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट बैंकिंग मेजर्स पे भी रिएक्शन आना है। सैटरडे को आए थे आईसीआईसीआई बैंक, सैटरडे को आए थे कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स। मानस चार्ट्स पे रेडी रखिएगा, कहीं कोई ट्रेड लेना चाहो दोनों में से आप तब। आईसीआईसीआई बैंक, पहले स्टॉक लेकर आइए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। ये जब मैं फ्राइडे को प्रीव्यू कर रहा था तब मैंने मेंशन कर रहा था भाई पिछले 7 तिमाहियों से, जब से बख्शी साहब, संदीप बख्शी साहब आए हैं, तब से आउट परफॉर्म कर रही है कंपनी। हर बार स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है। जोड़ दीजिए इसमें एक और तिमाही है, 8वां तिमाही हो चुकी है जब बाजार उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस करके दिया। लार्जली कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। एडवांसेस एक्सपेक्टेड था 17% बढ़ेंगे, जब फ्राइडे को मैं प्रेजेंट कर रहा था। 19% साल दर साल एडवांसेस में इंप्रूवमेंट है, यानी कि अच्छा बिजनेस मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ। ग्रॉस एनपीएस 2.81 से रिड्यूस होकर 2.76 पे आए। नेट एनपीए स्टेबल है 0.4, और एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो रही है। बैक टू बैक हर क्वार्टर आप देखेंगे 0.48% पे नेट एनपीए स्टेबल है। प्रोविजन कवरेज रेशियो स्थिर नजर आएगा आपको। हेडलाइन नंबर्स, और ये दोनों अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। हेडलाइन नंबर्स मतलब एनआईआई और प्रॉफिट्स, इसको हम साल दर साल देखते हैं। एनआईआई 38% का जंप है, मुनाफा 39% प्लस का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है साल दर साल। ये आउट परफॉर्मेंस के चलते एचडीएफसी से कई सारे पैरामीटर्स पे अब ये धीरे धीरे मैच कर रहे हैं, और पिछले कई तिमाहियों से एचडीएफसी को तो बहुत बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म करके दे रहे हैं। एनआईएम्स जरूर थोड़े से और एक्सपेक्टेड है। एनआईएम्स बैंक्स के लार्जली कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, क्योंकि एक रीजन है सीजनैलिटी एट प्ले। इसका मतलब नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज इस क्वार्टर में कम होते हैं वीजावी क्यू ऑन क्यू पिछले क्वार्टर जब हम कंपेयर करते हैं। तो जब वो एनालाइज करा जाता है तो ये टेक्निकलिटी के चलते भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। तो ये थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी भी है इसमें, लेकिन एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए एज एक्सपेक्टेड। स्क्रीन पे नंबर्स को लेकर लार्जली मैं देखा था, और ये अपफ्रंट बातचीत भी हुई थी, कोई कंप्लेंट नहीं। आईसीआईसीआई बैंक की परफॉर्मेंस को लेकर जो ब्रोकरेजेस का व्यू है वो आपकी स्क्रीन पे। दूसरा, कोटक महिंद्रा बैंक, भाई साहब कोई दिक्कत यहां पे भी नजर नहीं पड़ती। अब वो मीन मेंग निकालने तो बात अलग है, दोनों नंबर्स में निकल आएंगे। एनआईआई में 33% का साल दर साल उछाल, और मुनाफा 67% बढ़ा। एक्सपेक्टेड था, हमारा पोल कह रहा था 57% मुनाफा बढ़ेगा, 67 ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा शेड बेहतरी हेडलाइन नंबर्स। हाँ, स्लिपेजेस थोड़े से बढ़े, क्योंकि वो ब्रोकरेज अपडेट्स कह रहे थे 800 करोड़ रुपए के आसपास का स्लिपेजेस, मुझे दिखा वो 1205 करोड़ रुपए पे। तो स्लिपेजेस 1205 करोड़ रुपए के, ग्रॉस एनपीए लार्जली फ्लैट, 1.78 वाला 1.77, नेट एनपीए थोड़े से बढ़ गए, 0.37 वाला बढ़ के 0.44। इजीली पुट, प्रोविजन कवरेज रेशियो आई एम श्योर गिरा है, इसीलिए नेट एनपीए थोड़े से इंच अप करते हुए। एनआईएम्स एज एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 6.25% पे खड़े हो गए थे पिछले क्वार्टर पे आके, तो रिकॉर्ड हाइस पे थे, वहां से थोड़ा सा हल्का हो गए, 5.75 वाला 5.5, 5.75 है। प्लीज एनआईएम्स को ठीक करिएगा, सुबह भी मैंने कहा था। एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हल्के से, एडवांसेस में बढ़िया 17% का ग्रोथ, दोनों नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं, थम्स अप है दोनों के परफॉर्मेंसेस को। मानस, ये सब ठीक है, बाजार को पता रहता है, जस्ट इसलिए हमने देखा था स्टॉक्स मूव भी कर रहे थे इन टैंडम। नंबर्स के बाद कोई ट्रेड लेना चाहोगे या जान दिया जाए? देखिए, चार्ट्स के बिल्कुल शॉर्ट टर्म सेटअप की बात करें तो दोनों चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट ज्यादा बेहतर लगते हैं। और स्टॉक में पोटेंशियल की बात करें तो शायद हमें 1100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक पे ही एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अभी भी 1000 पे आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 980 रुपए के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करिए। 1040, 1050 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। कोटक बैंक में देखिए, दिक्कत ये है कि जनवरी 2022 से अगर आप देखेंगे तो 2000 के आसपास बहुत बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, उसको ब्रीच करना स्टॉक के लिए डिफिकल्ट होता है।
तो एक बार 2000 ब्रेक हो जाने थे, तभी कोटक बैंक में एक बड़ा कॉल लेना चाहिए। ओके, बेहतर प्लेस्ड आईसीआईसीआई बैंक नजर आता है। लेवल्स मानस ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिए। मनीष, थोड़ा सा हट के सवाल पूछ देता हूं। नंबर्स देख लिए, किसी एचडीएफसी बैंक के, किसी आईसीआईसीआई बैंक के। किसी में बहुत तेजी है, कोई कंसोलिडेट लार्जली कर रहा है। उस कंसोलिडेशन बैंक के शायद अपर थ्रेशोल्ड पे एचडीएफसी बैंक आगे खड़ा हो, बात अलग। रखोगे क्या पोर्टफोलियो में? कन्विक्शन मौजूदा भाव पे और एनवायरमेंट को देखते हुए, आउटलुक को देखते हुए, ज्यादा आईसीआईसीआई पे आ रहा है या एचडीएफसी बैंक पे आ रहा है? दोनों स्टॉक्स बढ़िया है आशीष जी। बट दो चीजें, एक आई थिंक जो डिपॉजिट ग्रोथ हुई थी एचडीएफसी बैंक में तिमाही दर तिमाही लगभग 1.9% के आसपास हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ तिमाही दर तिमाही 4.9% है और कोटक महिंद्रा बैंक की 6.3% के आसपास। तो कहीं ना कहीं एक सॉलिड डिपॉजिट ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। दूसरा, अगर आप कॉन कॉल सुने तो एचडीएफसी बैंक बहुत क्लियर था कि हम बहुत अग्रेसिवली लैंड नहीं कर रहे हैं इन दिस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, क्योंकि डर और खतरा हमेशा ये रहता है अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेके कि कहीं एनपीएस ना बन जाए गोइंग फॉरवर्ड। और इसलिए आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑल द गुड एंड पॉजिटिव नंबर्स जो आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी ने पोस्ट किए, आईसीआईसीआई और कोटक के केस में अनसिक्योर्ड एडवांसेस थोड़े बढ़ चुके हैं। आईसीआईसीआई के केस में लगभग 20% के आसपास हो चुके हैं और कोटक के केस में लगभग 10% के आसपास। ये कोई रेड फ्लैग्स नहीं है आज के तारीख में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एग्रेसिव लेंडिंग विल कंटिन्यू, क्योंकि पीसीआरस और एसेट क्वालिटी प्रेशर्स सिग्निफिकेंटली कम हुए सिस्टम में। टू कंपेयर द टू, ऑब्वियसली आई थिंक स्ट्रक्चरल पिक है एचडीएफसी बैंक का, बट आईसीआईसीआई बैंक भी उतना ही अच्छा लग रहा है। तो हमें लगता है आई थिंक दोनों स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बने रहते हैं। सुरेश ने चित भी मेरी और पट भी मेरी कर लिया है, लेकिन स्ट्रक्चरली एचडीएफसी बैंक बेहतर प्लेस्ड आपको नजर आएगा। बख्शी बाबू बहुत एग्रेसिव रहे, इसीलिए एनआईएम्स आपने पिछले क्वार्टर में जाते जाते 4.9% मेरे ख्याल से पहुंच गए थे। हाँ, 4.9%, जहां से थोड़े से क्वार्टर ये एनआईएम्स ये इस तरह से एक्सपेंशन इसलिए था क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव है। कोई पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो, कोई क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो, कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो हाई यील्डिंग एसेट्स हैं बैंक के, लोन जो है देते हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा इस तरह से एनआईएम्स एक्सपैंड हुए। खैर, ये हो गए दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बैंकिंग मेजर्स के। अभी और है भाई साहब, कुछ बैंक्स और एनबीएफसी जो रडार रखी। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं उसको क्यूरेट करके लाया हूं ताकि जो काम की चीजें वो ना मिस हो जाए। आरबीएल बैंक, यस बैंक बैंक्स में, और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एनबीएफसी और बैंक छोटे बैंक पे करने थे। आरबीएल बैंक पहले बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल क्वार्टर डिलीवर करा है। एडवांसेस में 21% का जंप है। आसान शब्दों में बिजनेस मोमेंटम वाकई स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। एनआईएम स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुए, इनके 5.01% पे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर 4.84 पे आए क्यू ऑन क्यू। ये पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, क्यू ऑन क्यू एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। भाई ये सारे ग्राफिक एनआईएम्स के गलत चल रहे हैं चैनल पे, मेरे ख्याल से साल दर साल लगा दिए आप लोगों ने। सिर्फ क्यू ऑन क्यू एनआईएम्स देखे जाते हैं, एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं सारे बैंकिंग मेजर्स के, ध्यान रखना है। स्लिपेजेस 555 करोड़ रुपए के, एनुअल स्लिपेज रेशियो बल्कि थोड़ा सा ध्यान रखिए क्यू ऑन क्यू सुधरा है। ग्रॉस एनपीए क्यू ऑन क्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अच्छी बात, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, रिटर्न रेशियोज में इंप्रूवमेंट है। और हेडलाइन नंबर्स के तौर पे एनआईआई 21% और मुनाफा 43% बढ़ा। आरबीएल से कोई कंप्लेंट नहीं। आरबीएल मेरे ख्याल से एफएनओ कर्व से बाहर भी आया। यस बैंक दूसरा, ठीक है नंबर है यार, ये रिटेल को धक्का लगेगा क्योंकि हम सब ने भर भर के रखे हैं यस बैंक, मैं जानता हूं। लोन ग्रोथ साल दर साल केवल 7.5%, क्यू ऑन क्यू 1.5% दरअसल गिर गई है। तो बिजनेस मोमेंटम बहुत फीका पड़ गया है और वही सब कुछ पर्कुलेट हो गया है नीचे। एनआईआई केवल 8% साल दर साल बढ़ता है, क्यू ऑन क्यू तो 5% गिर गया है भाई साहब। एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए 2.8 वाले 2.5 पे 30 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू। और रिटर्न रेशियोज यानी कि आरओए आरओई जो बैंक्स के देखते हैं, दोनों कमजोर पड़ गए। तो यस बैंक खराब नतीजे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये पस्त पड़ रहा है और इसने बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिया है। हो क्या रहा है, इस सबके एनआईएम्स इस क्वार्टर करेक्ट हुए, इनके भी हुए, लेकिन इनके उससे प्रीवियस क्वार्टर से करेक्ट होना शुरू हो चुके थे। इनके एनआईएम्स पीक आउट हुए थे लास्ट टू लास्ट क्वार्टर 6.2 पे, वहां से रिड्यूस होके आए 6.1 पे, अब पहुंच गए 5.7 पे। 40 बेसिस पॉइंट क्यू ऑन क्यू और एनआईएम्स कंप्रेस हो गए और हेडलाइन नंबर्स भी फीके ही नजर आ रहे हैं। तो एयू एसएफबी ठंडे नंबर्स और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के नंबर्स अच्छे हैं। एक खैर स्टॉक बहुत चला है,
कुछ पिछले क्वार्टर से लगातार इंप्रूवमेंट है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, डिसबर्समेंट्स वाकई स्ट्रांग हैं साल दर साल, क्यू ऑन क्यू डिसबर्समेंट, लेकिन यहां पे गिरे हुए आपको नजर आएंगे नंबर स्क्रीन पे। अरे मैं बोलना भूल गया, तो कौन देखेगा? सत्युदय साहब, आई एम श्योर आपने सब टटोला होगा, कोई ट्रेड वेड कहीं पे? आशीष जी, बंधन बैंक की बात करें, मैंने थोड़ा मिस किया, सॉरी। सॉरी, मैं अच्छा छोड़िए, आरबीएल बैंक, बंधन तो आप, अच्छा सॉरी, बंधन तो का नहीं अलग, आरबीएल और यस बैंक। सत्युदय साहब, आरबीएल के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, यस बैंक के कमजोर दिख रहे हैं, कोई ट्रेड किसी में? आशीष जी, इन दैट केस आरबीएल थोड़ा बेटर लगता है। सॉरी, मैंने मिस किया। आरबीएल थोड़ा बेटर लगता है क्योंकि चार्ट अगर आप देखें तो 210 ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था 100 डे में वीकली बेसिस पे। तो जब तक ये 210 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार के लिए 235 240 तक जाए। तो अगर पोजीशन है तो बने रहे, स्टॉप लॉस 210 के हिसाब से देखे तो पोजिशनली 200 का स्टॉप लॉस होगा। मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रेड नहीं रिकमेंड करना है, बस एक सजेशन है। 200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 235 240 ये इसका आज का टारगेट होना चाहिए। कविता जी, अभी जो नंबर्स पढ़ने वाले उनमें से आप देखिएगा, कुछ भी समझ में आए, कोई ट्रेड वेड हो तो बताइएगा, नहीं हो तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। वायदा बाजार के बाकी नंबर्स, वेदांता, आईजीएल और डीएलएफ पे रिएक्ट करने का दिन। वेदांता कमजोर परफॉर्मेंस है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होना एक्सपेक्ट किया गया था, 26.5 वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई, 22% के आसपास स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी, 19% पे पहुंचा है। बाकी के नंबर्स आपकी स्क्रीन में, जो वीकनेस का रीजन है वो बता रहा हूं, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गया। आईजीएल अच्छा देखने में लगेगा मार्जिन बढ़े, अच्छे नंबर, ऐसा है नहीं, आईजीएल कमजोर है। दिक्कत आ गई, जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था, पेंसिल इन कर रहा था, वॉल्यूम का आंकड़ा, उससे दबाव है। 8.4 MMSCMD एक्सपेक्टेड, 8.2 पे आया। रेवेन्यू 7.5% क्यू ऑन क्यू गिर गए, मार्जिन 12.6% वाले बढ़ के 18.8 पे आए। पर भाई हम लोग भाव में 19.25% मार्जिन लेके ऑलरेडी चल रहे थे, एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड था, तो दरअसल जो एक्सपेक्टेड था उससे स्लाइट मिस ही है। तो आईजीएल इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा लोअर देन पोल कह लीजिए, ये नंबर्स हैं। डीएलएफ के केस में इंटरेस्टिंग है, सेल्स फ्लैट है, वो खैर ये आंकड़े तो रियलाइजेशन में डिपेंडेंट होते हैं रियल एस्टेट के, इसलिए उसको ऐसे देखना नहीं चाहिए। मैं इंटरनल्स बता देता हूं। नेट डेट डीएलएफ का 721 करोड़ से घट के 57 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया है क्यू ऑन क्यू, 57 करोड़ रुपीस। FY21 के एंड में डेट थी 5200 करोड़ रुपए की, जो अब केवल 50-60 करोड़ रुपए रह गई है। FY24 के लिए कह रहे हैं प्लांट लॉन्चेस हैं 11.2 मिलियन स्क्वायर फीट के, जिसका पोटेंशियल सेल्स का होगा 19.7 हजार करोड़ का, 19,000 साढ़े 19,000 करोड़ पे पकड़ लीजिए। और इन्होंने एक और अपडेट दिया है, ये री एंटर कर रहे हैं मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में, इस बार एक एसआरए प्रोजेक्ट के लिए जेवी करा है अंधेरी में। री एंटर इसलिए कर रहे हैं, हमारा जो पुराना ऑफिस था लोअर परेल वाला, उसके बगल में डीएलएफ का ही प्रोजेक्ट आ रहा था, आपको याद हो, बहुत टाइम तक गद्दा ही घुटता रहा, री एंटर करके। कविता जी, ये 3 नतीजे, कोई ट्रेड वेड है कहीं पे? वेल, तीनों के चार्ट सेटअप पे देखें तो एज लाइक आईजीएल एंड वीडीएल आप वीक बताए हैं, और डीएलएफ अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन में है। मुझे ट्रेड सेटअप लगता है डीएलएफ ओनली अबाउट 518 जब क्रॉस करेगा तब वहां कोई अच्छे ट्रेड्स बनते हुए देख सकते हैं। फर्दर मुझे लगता है कि डिप्स पर अगर मिले तो वहां पर एक ट्रेड बनता हुआ दिखेगा अराउंड 460 470 के लेवल्स पर। ट्रेड जहां इनिशिएट हो सकता है वो बीडीएल पर हो सकता है, वेदांता पर वीकनेस है, और मुझे लगता है जब तक 280 के ऊपर नहीं निकलता है ये फर्दर वीक होता हुआ दिख सकता है। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव मुझे 275 274 के लेवल्स लगते हैं, तो सेल कर सकते हैं आप वेदांता को 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर। अच्छा, क्विकली अब कुछ खबरें बता देता हूं। ऐसी रिजल्ट्स में पेटीएम हमने चर्चा कर ली है, कहने के लिए क्यू ऑन क्यू वीक नजर आ रहे हैं क्योंकि टोटल इनकम फ्लैट है, लॉसेस थोड़े से वाइडन होते हुए नजर आएंगे, एवरेज मंथली यूजर्स 2.25% क्यू ऑन क्यू बढ़े, पर इस पे आगे नहीं जा रहा हूं क्योंकि चर्चा कर चुके हैं। क्लाइंट कह रहा हूं, साइंट डीएलएम जो रीसेंट लिस्टिंग थी, अच्छे नंबर्स हैं यार, स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए, 27% बढ़ी, मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, मुनाफा दबाव में इसीलिए क्योंकि अदर इनकम का कंपोनेंट रिड्यूस हुआ है बस। सीएमएस इन्फो, मुझे लगता है इसको क्यू ऑन क्यू देखना चाहिए, खैर दोनों बता देता हूं। आए साल दर साल 14% बढ़ी, क्यू ऑन क्यू 2.5% बढ़ी, मुनाफा क्यू ऑन क्यू 5.5% बढ़ा, 3.3 लाख करोड़ करेंसी हैंडल करी लास्ट क्वार्टर में, 14% बढ़ा साल दर साल। डोडला डेयरी के नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के नंबर्स अच्छे हैं,
एक और बार पिछले कई क्वार्टर्स अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, आय 111% बढ़ी, इबिटा 164% बढ़ा, मार्जिन में 9.3 से 11.6 एक्सपेंशन है। ये हो गए नतीजे। फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, अच्छा इसमें एक आरती ड्रग्स एक नंबर और है, फार्मा के बताता हूं आप खबरें। आरती ड्रग्स का मार्जिन बढ़ा है 10.8 से बढ़ के 12.7, थम्स अप है, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। ल्यूपिन को लेकर एक दवा जो है यूएस एफडीए से यूएस प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान के अंतर्गत हरी झंडी मिली है, एड्स रिलीफ की दवा है जो ये अपनी नागपुर फैसिलिटी से बनाएगी, खबर अच्छी। हरा औरबिंदो फार्मा की बाचुपल्ली यूनिट जो है तेलंगाना में, उस पर यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन हुआ था, फॉर्म 483 आया है, 3 आपत्तियां सामने आई हैं, लेकिन ये कह रहे हैं भाई आपत्तियां ऐसे ही हम समय के साथ रिस्पॉन्ड कर देंगे, हम क्लोजली काम करेंगे यूएसएफडीए से और रिस्पॉन्स कर लेंगे, सब प्रोसीजरल है नेचर में, पर आपत्तियां हैं। बायोकॉन की ऐसे ही मलेशिया फैसिलिटी इंस्पेक्ट हुई थी, वहां पे 6 आपत्तियां सामने आई हैं, पर ये भी कह रहे हैं सारे प्रोसीजरल हैं, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स रिलेटेड है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड है, हम रिजॉल्व कर लेंगे। पर ये आपत्तियां हैं तो दोनों खबर तो खराब है दोनों स्टॉक्स के लिए। और क्विकली मैं शो खत्म कर रहा हूं इस समय, और एक और 2 लार्ज ट्रेड हुए थे, डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। मेरे ख्याल से एक था ये जो सत्वे साहब ने आज ट्रेड पिक करा था, बंधन बैंक, बीएनपी पारबाज ने फ्राइडे को 88.8 लाख शेयर्स बंधन की खरीदे, इसलिए जाते आते तेजी आई है, ध्यान रखिएगा। और रेलटेल कॉर्पोरेशन में क्वांट म्यूचुअल, ये स्टॉक बहुत तेजी में है, क्वांट एमएफ ने 23 लाख शेयर्स खरीदे फ्राइडे को। सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर्ड।